So, hello everyone, welcome to Vision for Civil Service एंड पिछली क्लास में जैसे कि आपको पता है हम लोग विजन फॉर सिविल सर्विस में हम लोग इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे हैं और इस इकोनॉमिक्स के मतलब लेक्चर सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था बैंक मनी एंड बैंकिंग। लास्ट क्लास में हमने इन्फ्लेशन वाला टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे बैंकिंग, ठीक है। सो this is going to be very I would say kind of interesting topic that banking, ठीक है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा आपको समझ आए कि हाँ किस तरीके से बैंकिंग वर्क करती है, क्या सिस्टम रहता है, आपको पूरा इसका सिस्टम समझ में आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात है कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से इस पोर्शन से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन से आते हैं, फिर बैंकिंग से आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बैंक से शुरू करेंगे। Before starting this thing, first of all, I want to ask, what is a bank? What do you understand by a bank? What is money? Clear? Medium of exchange. What is money? Medium of exchange. What is bank? जो मनी प्रोवाइड कर दे वही बैंक है। जो मनी प्रोवाइड कर दे वो बैंक है। मतलब पापा जी जैसे आपको पैसे देते हैं तो पापा जी बैंक है, मम्मी पैसे दे रहे हैं तो मम्मी पापा जी बैंक के है। पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो भी तो बैंक ही कहीं ना कहीं से मार्केट में ट्रांसफर करवा रहा है ना, फ्लो करवा रहा है। तो उनके जो मैनेजर जो उनको पैसा देते हैं वो भी बैंक है। अरे तो कहीं ना कहीं से तो बैंक ही फ्लो करा रहा है ना मार्केट में पैसा। बैंक फ्लो कराना प्रॉपर डेफिनेशन मतलब प्रॉपर उसमें कह रहा हूँ मैं। आई यू गेटिंग पॉइंट? प्रॉपर देखो मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या। मैं ऐसे बोल के रहा हूँ। देखो एग्जाम में क्या होता है, इंटरव्यू में पता है क्या होता है, मेंस का तो चलो ठीक है फिर भी समझ में आता है, मेंस में तो फिर भी चल जाता है, बट फिर भी मेंस में दिक्कत होती है। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपका इंट्रोडक्शन जितना बढ़िया हो, कंटेंट बीच में आपने थोड़ा बहुत चला दिया, थोड़ा कचरा वचरा डाल दिया, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, तो काम चल जाता है। लेकिन इंट्रोडक्शन आपने कचरा दिया तो समझ लो कि अगर वो देखते समझ जाए कि भाई इसको 2-3 नंबर से ज़्यादा देने ही नहीं, 3 नंबर से ज़्यादा नहीं देने अगर इंट्रोडक्शन थोड़ा सा खराब रहा तो। इंट्रोडक्शन से मेरा मतलब है डेफिनेशन आपको थोड़ी मतलब प्रॉपर एकदम स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू में अब आ जाता हूँ। इंटरव्यू में क्या होता है ना कि अब जैसे मैंने आपने पूछा व्हाट इज बैंक, तो आपने ये बताया कि जहाँ से पैसा आता है, तो फिर वो एकदम डीप में ही जाएंगे। पैसा तो आपको मम्मी पापा को कोई पैसा देता होगा, क्या उनको भी पैसा आता है, वो मतलब इतना डीप में क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे ना। सो आपको ना एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो जो डेफिनेशन आपको दो ना, मैं इसकी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। वो जो डेफिनेशन आपको देनी है ना, ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल। डेफिनेशन को ना बहुत सिंपल रखो लेकिन क्लियर रखो। फंडा बहुत सिंपल है। इंस्टीट्यूशन जहाँ से मार्केट में पैसा फ्लो होने के लिए प्रोवाइड, ठीक है। टेक इट वेरी सिंपल और उसको क्लियर रखो। ये दो चीज़ अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कोई बहुत तगड़ी डेफिनेशन दोगे या बहुत खतरनाक कीवर्ड्स इस्तेमाल करने लग जाओगे तो उससे ज़्यादातर मेंस एग्जाम में ही होता है। मेंस एग्जाम में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मेंस एग्जाम में मैं कुछ ऐसा ही लिख के आ जाऊँगा, ऐसे ही खतरनाक कीवर्ड लिख दूंगा कि मेरे को एग्जामिनर नंबर दे देगा। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इफ़ यू विल पुट सच काइंड ऑफ कीवर्ड्स और आपने डिमांड नहीं क्लियर करी तो इससे पता चल जाएगा कि भाई ये आदमी ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ट्राई टू कीप इट सिंपल, ट्राई टू कीप इट प्रिसाइज, क्लियर। मतलब जस्ट एक हमें इसके हिसाब से बता रहे बैंक का, ठीक है। नाउ कमिंग टू द बैंक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बैंक? बैंक आप बैंक से क्या समझते हैं? सिंपल, बहुत सिंपल डेफिनेशन, बहुत सिंपल में जो आपको समझ में आ रहा है। सिंपल होना चाहिए लेकिन क्लियर होना चाहिए। एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एक इंस्टीट्यूशन जो मनी प्रोवाइड करता है, मनी है, लोन है। मैं इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक इज नॉट व्हाट वी कॉल एज, यू कैन कॉल, यू डोंट कान, इंस्टीट्यूशन तो है ही लेकिन एक टर्म बोली जाती है जिसको बोलते हैं बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। बैंक्स इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल? जब मैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बोल रहा हूँ तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से आप क्या समझ रहे हैं?
देखो मैं इंस्टीट्यूशन तो है, बैंक एक इंस्टीट्यूशन बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ बैंक ऐसे भी हैं जिनका कोई ऑफिस ही नहीं है। इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियो बैंक, आजकल ये बहुत चल रही है। कभी आपने सुना है कि आपको 500 मतलब एक आजकल वो आ जाते हैं ना इंस्टाग्राम वगैरह, इन सब पे ऐड भेज देते हैं, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, ये यूट्यूब पे भी ऐड देते हैं, 500 रुपये चाहिए, 1000 रुपये चाहिए, तो आप हमसे लोन ले लो। ये बैंक्स पता क्या होती हैं, मतलब होती तो बैंक से, इनको नियो बैंक्स बोलते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, आप एक बार पैसा ले लो, आपको पैसा तो दे देंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे हम किस रेट पे चार्ज करेंगे। और इनका रेट चार्ज करने का सिस्टम बड़ा खतरनाक होता है। इनका रेट चार्ज करने का सिस्टम होता है पर दिन पे, एक एक दिन पर 10-10% का इंटरेस्ट रेट। मतलब लेट्स सपोज आपने अगर 1000 रुपये लिए हैं, तो आपको अगले दिन 1100 रुपये देने पड़ेंगे, 10% का इंटरेस्ट रेट। 10% तो बहुत कम बता रहा हूँ, कई जगह 15-15, 20-20% का इंटरेस्ट रेट होता है। अब आप पूछोगे सर मैंने तो लोन ले लिया, अब मैंने दूँ ना दूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। जब आप वहाँ से लोन लेते हैं ना, तो आपके मोबाइल में जितने भी डेटा हैं, जितने भी आपके फ़ोन नंबर्स हैं, जितने भी सगे संबंधी जिस नाम से आपने सेव किया है, उन सबको ये लोग मैसेज करेंगे कि इसने मेरे से पैसा लिया और इसने पैसा नहीं दिया। और आपके जो प्राइवेट चैट्स होंगी, मतलब प्राइवेट चैट्स तो वैसे नहीं, मतलब वैसी चैट्स की आपने पैसों को लिया, कहाँ पे पैसा खर्च किया, कहाँ पे घूमने जाते हो, कहाँ पे, मतलब ये नॉर्मल जो चीज़ें हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन शेयर हो जाएंगी, सबको पता चल जाएगा, मतलब अच्छी तरीके से भद्दे पिट जाएगी इज्जत की। थक हार के आप पैसा दे दोगे, लेकिन इसमें देखो ये लोग बहुत होशियार, ये जो होते हैं ना, ये लोग बहुत होशियार होते हैं, इन्हें पता होता है किस तरीके से ये होते हैं न्यू बैंक्स। और इनको जो लोन मिलता है ना इस तरीके से, इसको बोलते हैं पेडे लोन। क्या बोलते हैं, पे डे लोन्स। पेडे लोन्स का क्या मतलब है, अगर आपको पैसा चाहिए एकदम से पैसा मिल जाएगा, आपने मांगा तुरंत के तुरंत पैसा मिल जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट बहुत हैवी चार्ज होगा। इसको हम बोलते हैं पेडे लोन। वैसे ये यूएस वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इंडिया में तो खैर इतना है नहीं, लेकिन अब ये सब चीज़ें आने लगी है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द बैंक। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक, यानी कि आप एक चीज़ नोटिस करो, बैंक कोई इंस्टीट्यूशन नहीं जो आपको मनी प्रोवाइड कर रहा है। बैंक इज जस्ट एक्टिंग एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी किसके बीच में काम कर रहा है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। इट वुड एक्ट, एक वो व्यक्ति जिसको पैसा चाहिए, बैंक क्या कर रहा है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के तौर पे काम कर रहा है। एक वो व्यक्ति, ये व्यक्ति है, इसको पैसा चाहिए। लेट्स सपोज यू वांट टू बाय न्यू होंडा एक्टिवा, मतलब एक्टिवा की स्कूटी आपको खरीदनी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ठीक है, तो आपको पैसा चाहिए, और आपने ये भी कहा कि नहीं मैं पैसे वैसे किसी दिन अपने पैसों से खरीदना है, पैसे तो अभी है नहीं, खरीदना तो है, क्या करूँगा, लोन लेंगे। अब लोन के लिए आप कहाँ पे जाओगे, एक बैंक पे जाओगे। बैंक कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पे उसके पैसों का पेड़ लग रहा है, आपने पैसे मांगे तुरंत तुरंत पैसे दे देगा और फिर इंटरेस्ट चार्ज कर देगा, नहीं। बैंक इज एक्टिंग एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का मतलब है दूसरे व्यक्ति को अपना पैसा सेफ रखना था, दूसरे व्यक्ति को अपना पैसा सेफ रखना था, तो इसने क्या किया, बैंक में पैसा जमा कर दिया। आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो इसने जो पैसा जमा किया है उस पैसे को आपको दे देगा। इसने जो पैसा जमा किया उस पैसे को आपको दे देगा। पॉइंट यह है कि अगर आपने इतना पैसा जमा किया तो आपसे कुछ सर्टेन परसेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, मतलब उनको सर्टेन परसेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे कर, क्योंकि आपने हमारे यहाँ पे रखा है तो हम आपको कुछ इंटरेस्ट देंगे। अब क्योंकि आप मांग रहे हो तो इनसे भी हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हम इनसे इंटरेस्ट लेंगे कि भाई आप इतना परसेंट इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने पैसा दिया। प्रिंसिपल तो रहेगा ही रहेगा, प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट। अब ध्यान देना, अब जो बंदा पैसा जमा कर रहा है और जो बंदा पैसा ले रहा है, किससे इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज किया जाएगा, जो ले रहा है, जो पैसा ले रहा है उससे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, इससे कम चार्ज किया जाएगा। इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं, स्प्रेड। डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम द बोरोवर टू द इंटरेस्ट गिवन टू द सेवर इज कॉल्ड स्प्रेड। अप टू दिस इज क्लियर। ये होती है हमारी बैंक। अब से अगली बार कोई आपसे पूछे ना कि व्हाट इज अ बैंक, तो इंस्टीट्यूशन है, ये है, पैसा आता है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। व्हाट इज अ बैंक, बैंक इज अ नोट डाउन कर लो बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी
which helps in providing loans to the borrowers which helps in providing loans to the borrowers और क्या करता है and helps in saving money to the savers, यानी कि जो पैसा बचाना चाह रहे हैं तो उनका पैसा सेफ और सुरक्षित रखता है। आमतौर पे हम लोग मनी ऑफ द सेवर, यानी कि जो व्यक्ति अपना पैसा बचाना चाह रहा है तो उस पैसे को क्या करेगा, सेव करके रख देगा। क्लियर? सो बेसिकली बैंक क्या हो रहा है ना, तो आपको बैंक खुद से अगर बोला जाए ना कि भाई बैंक का खुद से कोई वजूद है, नहीं। लेट्स सपोज एक बैंक है, ठीक है, उसका काम है सिर्फ और सिर्फ लोन देना, क्या वो बैंक चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। भाई कोई एक बंदा वो भी आना चाहिए जो बैंक में पैसा जमा करे। अगर पैसा जमा ही नहीं करेगा तो किसका पैसा उठा के लोन पे देगा? अपनी जेब में से थोड़ा देगा कि भाई लोन चाहिए, ले पैसे, जेब से पैसा उठा के देगा, नहीं करता कोई बैंक ऐसा। ठीक है, तो बैंक इज नथिंग बट जस्ट अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। अप टू दिस इज क्लियर? ठीक है, और यानी कि बैंक को बोल सकते हैं कि बैंक जो है जब तक सेवर और बोरोवर दोनों ना हो तब तक बैंक नहीं चल सकती। आपने कई बार सुना होगा कि एक बैंक है वो बंद हो गई है, इस बैंक में ये बंद होने वाली है, बंद होने वाली है। जैसे आपने सुना होगा रिसेंटली महाराष्ट्र में एक कोऑपरेटिव बैंक थी, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, महाराष्ट्र में, मुंबई में, नॉट महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर भी मुंबई में कोऑपरेटिव बैंक थी। वो कोऑपरेटिव बैंक ना बंद कर दी गई अभी न्यूज़ में जो आई, हाँ अभी रिसेंटली। ठीक है, वो काफ़ी लोग परेशान भी होते हैं। मुंबई में हुआ था कि कोऑपरेटिव बैंक को बंद कर दिया था। अब हुआ क्या था, लोगों ने अपने पैसे तो सेव करके रखे हुए थे, ठीक है, लोगों ने अपने पैसे सेव करके रखे हुए थे। अब उस बैंक में क्या था कि लोग जो है ना, वो जो लोन जो पे कर रहे थे ना, तो उसमें धांधली हो रही थी। मतलब जो आरबीआई की रेगुलेशंस वगैरह जो होती है ना, उसको वो फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इस बैंक को बंद कर दिया गया। अब उन्होंने जब देखा ना कि इस तरह की धांधली, सबसे पहले उन्होंने बैंक ऐसे बंद नहीं करी। आरबीआई ने ये नहीं बोला कि हम बैंक बंद कर रहे हैं। आरबीआई ने क्या बोला ना, अब आपने इस बैंक से लोन, अब आप जो भी पैसा जो है ना, इस बैंक में पैसा नहीं डाल सकते। अब आप इस बैंक में पैसा नहीं डाल सकते, नया पैसा तो नहीं डाल सकते। अब जब नया पैसा आएगा ही नहीं बैंक के पास, तो लोन किसको देगी? आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब नया पैसा आएगा, उस पुराने पैसे को तो ये समझ लो कि वो लोन पे ही घूम रहा है। अब ये मत समझना कि भाई मेरे 1000 रुपये रखे, 10,000 रुपये, वो सब के सब लोन पे ही घूम रहे हैं। मनी मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा, वो लोन पे ही घूम रहा है। अब नया पैसा अगर आएगा नहीं, जिस पर आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो नया पैसा नहीं आएगा तो नया लोन नहीं दे सकते। अब नया लोन नहीं देंगे तो बैंक के ऑपरेशन बंद हो गए, इसलिए वो दिक्कत आई थी। क्लियर? ओके, सो दिस इज बैंक। अब आ जाते हैं ये बैंक को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है। आपको क्या लगता है कि इंडिया में कितने तरीके के बैंक्स होते हैं? स्टेट बैंक, ओके, कमर्शियल बैंक, ओके, थिंक अबाउट इट। हाँ, स्टेट बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया। स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक के डिफरेंस होता है क्या? सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक का था। देखो मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले ना आपको जो बैंक, मैं एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ। जिस भी बैंक में आप पैसा जमा करने जाते हैं, जिस भी बैंक से आप लोन लेते हैं, ठीक है, लोकल बैंक नहीं, जिस भी बैंक में आप पैसा जमा करने जाते हैं, जिस भी बैंक से आप पैसा लेते हैं, एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल बैंक भी होती है, प्रॉपर होती है, लोकल एरिया बैंक बोलते हैं उन्हें। अभी ये सब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, सब समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, आराम से करें। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है ना कि जिस बैंक में आपने पैसा, नॉर्मल आपको समझाने के लिए, जिस भी बैंक में आप पैसा जमा करने जाते हैं, जिस बैंक से पैसे निकालते हैं, उनको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक, जो हमारे इस्तेमाल में आती है। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कमर्शियल बैंक। सबसे पहले आपने कमर्शियल बैंक लिखो। व्हाट इज अ कमर्शियल बैंक? व्हाट इज अ कमर्शियल बैंक? कि कमर्शियल बैंक से आप क्या समझते हैं? जो लोगों को पैसे देती है। देखो, जो मैंने बैंक की डेफिनेशन है वही सेम डेफिनेशन यहाँ पर लागू हो जाएगी। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी commercial bank is a financial intermediary between
सेवर्स एंड बोरोवर्स। कमर्शियल बैंक क्या होती है? कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बिटवीन द सेवर्स एंड द बोरोवर्स। सिंपल। यही तो बैंक होती है। अभी बस इतना समझ लो कि हाँ ये जो बैंक होती है ना, मैं उसी को कमर्शियल बैंक बोल रहा हूँ, ठीक है। टाइप का क्या सेंस है? अभी मैं टाइप की बात करता हूँ। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि क्या मतलब सिर्फ इंडिया में कमर्शियल बैंक ही होती हैं? नहीं। और भी तरीके की बैंक्स होती हैं। पहले थोड़ा सा सोचो और कौन से तरीके की बैंक होते हैं। टेल मी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक्स। गवर्नमेंट। जिस बैंक में आपने पैसे जमा किया वो तो हो गई कमर्शियल बैंक, जिससे आपका नाता है। जिससे गवर्नमेंट का नाता हो। सेंट्रल ऑब्वियसली बात, अगर गवर्नमेंट, हाँ चलो ठीक है। आरबीआई की बात हो रही है मतलब। एक बात बताओ, आईसीआईसीआई बैंक का नाम सुना है? हाँ। एचडीएफसी बैंक का नाम सुना है? प्राइवेट। प्राइवेट बैंक अभी हो गई। बोला तो था प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक। एक एक तो करके सही बोला है। आगे चल। ठीक है। एक हो गई गवर्नमेंट बैंक, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह, तो ये होगी गवर्नमेंट बैंक। एक होगी प्राइवेट बैंक, ठीक है। अब इसका है ना क्लासिफिकेशन, मैं समझाता हूँ एक बात। देखिए इसका क्लासिफिकेशन अगर आप देखने जाओगे तो आपको अलग अलग किताबों में बहुत ही अलग अलग क्लासिफिकेशन लिखे हैं, क्योंकि बैंक की टाइप्स इतनी सारी ना, आप कंफ्यूज हो गए। लिटरली हर चीज़ के लिए बैंक है। कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो ना, तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए बैंक है। एग्रीकल्चर में हमें डेवलपमेंट करना, तो उसके लिए भी एक बैंक बना रखी है। हर तरीके की चीज़ के लिए बैंक है। तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत कंफ्यूजिंग है अगर आप समझ में आओगे। लेकिन हम क्या करेंगे, इसका जो क्लासिफिकेशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से करेंगे। जो बैंक का जो क्लासिफिकेशन है, हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्लासिफिकेशन, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे क्लासिफाई करती है, उसी को अपना बेस मान के उसी के अंदर समझेंगे। बेस ईयर। नहीं, बेस ईयर वाला कॉन्सेप्ट। अरे मैं मतलब बेस कॉन्सेप्ट। Now we will start with classification of banks। देखो बस सबसे पहले याद रखना है, जितनी भी बैंक्स होती है ना हमारी इंडिया में, सबके ऊपर है ना एक होती है हमारी सेंट्रल बैंक। जो जितनी भी बैंक्स होती है ना, उन सबका ये समझ लो कि फादर या मदर वो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसको हम क्या बोलते हैं, फेडरल बैंक भी बोलते हैं। आरबीआई के बारे में तो मैं लिखवा चुका हूं आपको, आरबीआई के बारे में लिखवा चुका हूं ना आपको। हाँ ठीक है। तो जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आती है, मतलब आरबीआई जो है वही हमारी फेडरल बैंक है। कुछ फैक्ट पूछना चाह रहा हूँ। आरबीआई का गठन, मतलब आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ था? 1935। मैंने प्रॉपर बताया था, 1 अप्रैल 1935। थोड़ा बेटर लगता है कि हाँ कि और बेटर है, ठीक है। किस एक्ट के तहत हुआ था? आरबीआई एक्ट 1934। कमिटी कौन सी? ओके। और उसको फुल पावर दी गई थी 1943 में। 49 गवर्नमेंट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। कल 3 बोले आज 9 बोले। नहीं 49 नहीं था उसमें। हम तो 34 बोल रहे हैं उसके बाद नहीं 49। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 22 के तहत भी कुछ आपने बताया था। बैंक ऑफ इशू, आरबीआई बैंक ऑफ इशू किसके तहत? सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। काफ़ी फैक्ट याद है, अच्छी बात है। अब देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होगी वो है एक फाउंडेशन। अब सारा का सारा जो पैसा जो है फ्लो होगा वो आरबीआई के थ्रू ही होगा। जो पैसा पहली बार फ्लो होता है उसे क्या बोलते हैं? हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। रिजर्व वाला कुछ था। हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, सही है, या राइट। हाई पावर्ड मनी, M0 या M1, M0 या M1 कुछ भी कर दो, ठीक है। अब आरबीआई को देखो, आरबीआई किस तरीके से क्लासिफाई करती है। अब आरबीआई कहती है बैंक्स जो होती है ना, वो सबसे पहले 3 तरीके की होती है। आरबीआई कहती है हमारी बैंक्स क्या होती हैं, 3 तरीके की। पहले जो 2 तरीके की बैंक होती है, पहली तरीके की बैंक होती है उसको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड 9 शेड्यूल याद है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 9 शेड्यूल क्या कहते हैं? 10th शेड्यूल, 1st शेड्यूल, 2nd शेड्यूल। टेरिटरीज वाला कुछ था पहला तो डिवाइड ही वाला। सिटीजनशिप है, टेरिटरीज है,
सिटीजनशिप टेरिटरीज फर्स्ट शेड्यूल बनी है। फर्स्ट शेड्यूल जो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में, सेकंड शेड्यूल बात करता है सिटीजनशिप के बारे में। तो मैंने बोला ना तो फर्स्ट शेड्यूल तो बोला ना टेरिटरी के बारे में, सेकंड सिटी सर इसका मैंने वो याद किया था ना ट्रिक, तो वो FAQ फिर PMO करके ऐसे पूरा मतलब सिंपल ट्रिक है आपको ना, इसमें एक निमोनिक्स मैंने क्लास में बताया था, एक आपको वीडियो मिल जाएगी, आपको वीडियो मिल जाएगी, उस हिसाब से वो देख लेना, यूट्यूब पे ही है अपलोडेड है, वो वाली वीडियो देखना, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से चीज़ें याद करनी होती है। 1 is son 2 is। देखो ऐसे पता है क्या दिक्कत होती है, आप ऐसे पढ़ोगे ना तो इतना तो चलो ठीक है आप याद हो जाएगा, जब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना 6 is tick 6 tick इस तरीके से आप सही आंसर तक पहुँच जाओगे। सर एक न्यूमोनिक्स मैंने भी पढ़ा, टीयर्स ऑफ ओल्ड प्रियम। हाँ ये भी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड, इसी से तो मैं याद आपको बता रही थी कि ऊपर टेरिटरी। लेकिन दिक्कत पता क्या है, अब जैसे मैं बताऊँ इसकी दिक्कत पता क्या है, अब मैं बोलूँगा 5th शेड्यूल बताओ विद इन 5 सेकेंड्स, तो TEARS ऐसे करने लग जाओ, 5 सेकंड तो यहीं बीत जाएंगे। एग्जाम 5 सेकंड में एक करके आके 5 सेकंड पे आ गए तब निकल जाएगा मुझसे, निकल तो जाएगा, लेकिन मतलब देखो एग्जाम में क्या होता है ना, यूपीएससी में ऐसे मत समझना कि ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछना है 9 शेड्यूल क्या है, तो उससे ना 4-5 स्टेटमेंट देगी, हर एक स्टेटमेंट में आपको बताएगा इसका कौन सा शेड्यूल है, इसका कौन सा शेड्यूल है, इसका कौन मैच करना है, ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 ओनली 4 इस तरीके से रिवीजन करते करते ना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। हाँ ये भी तरीका है, मल्टीपल टाइम्स रिविजन है, ठीक है। ओके क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स पे आ जाते हैं। आरबीआई जो है बैंक्स को क्लासिफाई करती है 3 तरीके से। द फर्स्ट इज कॉल्ड द शेड्यूल बैंक, द सेकेंड इज कॉल्ड द नॉन शेड्यूल बैंक्स, और थर्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है, इनको हम बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। The first is called the scheduled bank, second is called the non-scheduled banks, and third is called the development banks. Clear? अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं शेड्यूल बैंक से बारे में। अब शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं, देखो इसको याद रख लेना, वो बैंक्स जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में आती है। सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। स्केड्यूल्ड बैंक्स क्या होती हैं, स्केड्यूल्ड बैंक्स वो बैंक्स होती हैं जो सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आती हैं, उनको हम कहते हैं स्केड्यूल्ड बैंक्स। इसमें एक और होता है जो इनका पेड अप कैपिटल होता है, एक टर्म होती है पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व। इनका जो पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स होते हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन 5 लाख, 5 लाख से ज़्यादा इनका पेड अप कैपिटल रिजर्व्स होना चाहिए। ये है क्या? जब आरबीआई एक्ट 1934 बनाता था उसमें 5 लाख ज़्यादा होते थे, बड़ी अमाउंट होती है। 5 लाख मतलब एटलीस्ट उनके पास इतने खुद के होने चाहिए, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स बोलते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है। सेकंड वो अगर आपसे पूछा जाए कि शेड्यूल बैंक्स क्या होती हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स होती हैं जो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आती हैं। 5 लाख। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है, अब मैंने जो बोला कि शेड्यूल बैंक्स जो होती हैं, वेट ठीक है, हाँ, अब मैंने जो बोला शेड्यूल बैंक्स होती हैं, आपने एक बार नोटिस करी है कुछ बैंक्स होती हैं जो शेड्यूल बैंक्स के अंदर भी आ जाती हैं, कुछ बैंक शेड्यूल बैंक से बाहर भी आ जाती हैं। जो बैंक, लॉजिकल सी बात है, जो बैंक आरबीआई की पॉलिसीज़ को फॉलो करेगी, जो बैंक आरबीआई की पॉलिसीज़ को फॉलो करेगी वो शेड्यूल बैंक्स के अंदर आ जाएगी। जो बैंक आरबीआई की पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करेगी, नॉन शेड्यूल, मतलब उसको शेड्यूल बैंक से बाहर निकाल देंगे। अभी मैं इस पॉइंट पे आऊँगा, ठीक है। तो यानी कि जो शेड्यूल बैंक्स होती है, अब मैंने क्या लिखा है, दोज बैंक विच आर अंडर सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। अब आप इतना ध्यान रखो, आरबीआई एक्ट 1934 मतलब 1934 में बना था। तो 1934 में आज के समय में जितनी बैंक है वो तो है ही नहीं, सबके सब नहीं बनी है, लगभग सब नॉन शेड्यूल नहीं। पॉइंट देखो, समझो क्या पॉइंट, ये है कि आरबीआई के जो सेकेंड शेड्यूल है इट कीप्स ऑन अपडेटिंग।
हम अपडेट करते हैं इस समय के साथ। सेकंड शेड्यूल का मतलब ये नहीं कि एक बार 1934 में जो बैंक लिखी थी सेकंड शेड्यूल सिर्फ वही होंगी, ऐसा नहीं। उनमें से बैंक को हटा देंगे फिर अपडेट कर देंगे, हटा देंगे फिर अपडेट कर देंगे, ये चलता आ रहा है। अंडरस्टूड? मतलब ये फिक्स नहीं है कि सेकंड शेड्यूल में जो बैंक एक बार आ गई, ऐसा नहीं है, वो चेंज होती रहती है, बस ये कह रहा हूँ। क्लियर? ये हो गई हमारी शेड्यूल बैंक्स। अब आप पूछोगे नॉन शेड्यूल बैंक्स क्या होती हैं सर? जिसके बाहर होती है, जो बची थी आपने बोली। सीधी सी बात है, दिमाग लगाना। सेकंड नॉन शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो सेकंड शेड्यूल के अंदर नहीं आते। तो आरबीआई फॉलो नहीं करती। नहीं, फॉलो वालो कुछ नहीं, बस इतना याद रखो, जो सेकंड शेड्यूल के अंदर नहीं आती वो नॉन शेड्यूल है, बस दैट्स इट। एक्चुअली क्या है, मेरा काम है थोड़ा चीज़ों को उस हिसाब से अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देने का। जो इस एक्ट में नहीं आती, बस शेड्यूल में नहीं नहीं, एक्ट नहीं, सेकंड शेड्यूल में नहीं आती। जो बैंक सेकंड शेड्यूल में नहीं आती वो होती है हमारी नॉन शेड्यूल बैंक्स। फिर आ जाती है हमारी डेवलपमेंट बैंक्स। अभी डेवलप पेड अप कैपिटल, नहीं, यहाँ बात ही नहीं है ना पेड अप कैपिटल की, जो सेकंड शेड्यूल में नहीं आती। अच्छा उनसे मतलब ही नहीं है। हमें बस इतना याद है, लिस्ट में हो कि नहीं हो, लिस्ट में नहीं हो बाहर में जाओ। हाँ, थर्ड वन फिर आती हैं डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं? देखो, डेवलपमेंट बैंक्स आमतौर पे ऐसे समझना, अगर आपको किसी बैंक से लोन लेना हो तो आपको लोन मिल जाता है। अब लेट्स सपोज किसी गवर्नमेंट को लोन लेना हो, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार को लोन चाहिए, हमें ग्रेटर नोएडा को बहुत बड़ी सिटी डेवलप करना है, जैसे नोएडा जितनी बड़ी सिटी हो उतनी बड़ी सिटी डेवलप करना है हमें ग्रेटर नोएडा को। उसके लिए पैसा चाहिए बहुत सारा। सरकार कहेगी हमारे तो इतने सारे व्हाट वी कॉल्ड एज अरेंजमेंट्स है, हम डेवलपमेंट वगैरह इन सब चीज़ काम करने हैं, बहुत सारे पेंशन वगैरह देना, हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो हमें लोन चाहिए। तो क्या हो जाएंगे एसबीआई के पास लोन मांगने? नहीं, उनके लिए क्या होता है, हमने एक बनाते हैं डेवलपमेंट बैंक, वो लोन देती है, बहुत बड़े बड़े लोन देती है, 50 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़, इस इतने करोड़ के लोन दिए जाते हैं। इनको हम बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। मतलब यहाँ से ऐसा नहीं कि आपको लोन चाहिए तो आप डेवलपमेंट बैंक जाओगे, नहीं, मतलब गवर्नमेंट और बहुत बड़े बिजनेसेस हैं उनके लिए, मेन गवर्नमेंट ही मान के चलो, ठीक है, उनको हम बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक। अप टू दिस इज क्लियर? अभी थोड़ा सा बड़ा है, एक बारी में मैं क्लियर करूँ इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, और इसी तरीके से बनाते जाओ, मैं आपसे ये कहूँगा। वो तो बनाना हाँ हाँ, नहीं मतलब जैसे ना एक पेज खाली रखना, जैसे मैं बनाते जा रहा हूँ इस हिसाब से बनाते जाओ। हाँ, यहाँ पे आगे वाला एक पेज खाली रखो, उसमें ऐसे बनाते जाओ, क्लासिफिकेशन बैंक आरबीआई, आरबीआई के अंदर शेड्यूल नॉन शेड्यूल, ये एक बार बना दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना फिर आपको ना कन्फ्यूजन हो जाएगी। अभी तो शुरुआत है, अभी तो थोड़ा सा और बड़ा है ये। यहाँ तक हम पहुँच गए, ठीक है। अब शेड्यूल बैंक्स भी होते हैं, एक सेकेंड, अब जो शेड्यूल बैंक्स होती है ना वो भी हमारी दो तरीके की होती हैं। शेड्यूल बैंक्स भी क्या होती है हमारी, एक होती है हमारी कमर्शियल बैंक, शेड्यूल बैंक्स भी हमारी दो तरीके की होती हैं, एक होती है हमारी कमर्शियल बैंक और दूसरी होती है हमारी कोऑपरेटिव बैंक। शेड्यूल्ड बैंक भी हमारी दो तरीके की होती हैं, एक होती है हमारी कमर्शियल बैंक, एक होती है हमारी कोऑपरेटिव बैंक। अब डिफरेंस बताओ, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में क्या डिफरेंस होता है? प्राइवेट, हाँ, गवर्नमेंट वाले नहीं, बिल्कुल गलत है। अब सुनो गौर से, देखो कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में डिफरेंस ये होता है, कमर्शियल बैंक का जो एम होता है इन बैंक्स का, अब यहाँ पे मैंने सबसे नॉर्मल पीपल के लिए और वो बिजनेसेस के लिए, मैं बता रहा हूँ ना ठीक है। अब मैंने सबसे पहले आप बैंक लिखवाया था, बैंक के नीचे कमर्शियल बैंक लिखवाया था, मैंने कहा कमर्शियल बैंक वो बैंक है जहाँ पर आपको काम पड़ता है। कमर्शियल बैंक वो बैंक होती हैं जो काम करती, बैंक या फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। कमर्शियल बैंक वो बैंक होती है जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, वो गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं,
एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और भी कुछ बैंक्स हैं। अब वहाँ पे ना अच्छी अच्छी पोस्ट निकलती हैं प्रोबेशन या पीओ वगैरह की, उनकी आप सैलरी देखोगे तो सैलरी बहुत तगड़ी तगड़ी सैलरी मिलती है, 90-95 हज़ार, और गाड़ी का खर्चा, हर तरीके का खर्चा। कहाँ से दे रहे हैं? सरकारी लोगों को इतना पैसा मिलता है? मिलता। ये बैंक्स क्या प्रॉफिट कमाती हैं, उस प्रॉफिट को जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ शेयर कर, इसलिए इनको बोलते हैं कमर्शियल बैंक। मतलब इसके अंदर सारी आ जाएंगे, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट बैंक्स होगी जैसे एसबीआई वगैरह, वो भी कमर्शियल बैंक से अंदर ही आ जाएगी। कंफ्यूज मत होना, कमर्शियल बैंक से मतलब प्रॉफिट कमाना, ये तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट ये भी कमाती है, लेकिन जो प्रॉफिट है इसको प्रॉपर शेयर कर देती है। प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनका तो भाई नाम से पता चल रहा है प्राइवेट है तो मतलब प्रॉफिट ही कमाना है, ठीक है। अप टू दिस इज क्लियर। अब आते हैं कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है सर। कोऑपरेटिव बैंक का जो मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना नहीं होता। कोऑपरेटिव बैंक का मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, पर क्या मकसद होता है सर इनका? कोऑपरेटिव बैंक से होती है ना, लोगों को है ना एकजुट करके एक कॉमन बैंक बना दी जाए। बेसिकली आप ये समझिए, कई जगह ऐसी होती है ना जहाँ पर है ना बैंक्स, ऐसे समझो कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पर ना बैंक्स नहीं चाहते कि भाई हम वहाँ पर जाके अपना ब्रांच खोलें। दिक्कत क्या, आप ब्रांच खोलोगे तो उसको चलाने का खर्चा, बिजली का खर्चा, खाने का खर्चा, पीने का खर्चा, लोगों को सैलरी वगैरह देनी है, और कोई पैसा जमा करने आ नहीं रहा। लॉजिकल सी बात है, अगर कोई पैसा जमा करने आएगा नहीं तो लोन किसको देंगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, मतलब लोन तो मांगने मिल जाएंगे, लोन तो मांगने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन पैसा जमा करने वाला भी तो कोई चाहिए। पैसा जमा करने वाला नहीं होगा तो उनको प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं। तो कमर्शियल बैंक से करती हैं, उन जगहों पर नहीं जाती, वहाँ पर अपनी ब्रांचेस नहीं खोलती। फिर कोऑपरेटिव बैंक से होती है, कोऑपरेटिव बैंक से होते हैं ना लोग है ना मिलकर, लोग क्या होते हैं ना मिलकर एक बैंक बनाते हैं। वो जो गांव में जो एक सिस्टम चलता है एसएचजी वाला सिस्टम समझ लो, ठीक है। लोग क्या होते हैं मिलकर एक बैंक्स वगैरह, लोग क्या होता है ना मिलकर है ना बैंक बनाते हैं। बैंक इन द सेंस कि लोग सब लोग अपने पैसे जो हैं कि किसी के पास 20,000 रुपये 10,000 रुपये, सब लोग अपने पैसे से एक जगह सेव करते हैं, एलोकेट करते हैं कि भाई इतना इतना पैसा चाहिए, आप यहाँ से ले लो, सेविंग्स में से इतना इतना पैसे ले लो, और फिर वो जो पैसा जो है बिना कोलेट्रल के दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी बाहर वाले को दे देंगे, गाँव के लोग हैं, पता है कि ये यहीं पर रहते हैं, इसकी फैमिली यहाँ पर रहती है, एकदम पक्का पता है, उसी हिसाब से लोन दिया जाता है। बढ़िया सिस्टम है कंपेयर टू कमर्शियल। कमर्शियल बैंक तो वैसे भी इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करती है, इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज भी नहीं करते उसी हिसाब से, मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे। इनको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। प्रॉफिट कमाना तो ऑब्वियस बात है, कोई मकसद है ही नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इंटरेस्ट चार्ज करें, नॉर्मल बस काम के लिए। कमर्शियल बैंक को कोऑपरेटिव बैंक का डिफरेंस समझ में आया? क्लियर। अब आते हैं कमर्शियल बैंक पे। तो कमर्शियल बैंक्स के भी अलग अलग टाइप्स होती है, 4 तरीके की कमर्शियल बैंक होती है। कमर्शियल बैंक से होती है, थोड़ा सा बस बेयर करो, बस एक बार ये समझ आएगा फिर आगे दिक्कत नहीं है। कमर्शियल बैंक्स भी हमारी 4 तरीके की होती हैं। कौन सी कौन सी? सबसे पहली आती है जिसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। क्या बोलते हैं हम लोगों ने? पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक से आप लोग क्या समझते हैं? गवर्नमेंट। मैं बताता हूँ इसका फैक्ट, इसको और सिंपल बताता हूँ। जिस भी बैंक में 51% से ज़्यादा ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो या गवर्नमेंट, मतलब उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी आ सकती है। जिस भी बैंक में 51, लेकिन एक पॉइंट याद रखना है, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। वो शेड्यूल अगर आपको याद होगा तो 7 शेड्यूल के अंदर, ठीक है। तो जिस भी बैंक के अंदर 51% से ज़्यादा ओनरशिप किसकी हो? गवर्नमेंट की हो, तो उसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। एग्जाम्पल बता दो 2-4। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप नहीं है, याद रखना, लेकिन जो ओनरशिप है वो अब भी 51% से ज़्यादा है। आई थिंक 57 या 58% है, मतलब जितना मेरे को याद है भी 58% ओनरशिप है गवर्नमेंट की। तो क्या हम इसे पब्लिक सेक्टर बैंक बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। उसी तरीके से कुछ बैंक्स ऐसी भी होती हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप है ना 50% से कम होती है, 46% भी होती है, 43% भी होती है। तो हमने पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, प्राइवेट बैंक। ठीक है, अभी आगे मत लिखना, अभी मैं बता रहा हूँ। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया इसका एग्जाम्पल। इसके अलावा एक ओबीसी करके बैंक होती थी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, अब तो शायद उसको मर्ज कर दिया पंजाब नेशनल बैंक के साथ। पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज कर दिया। कोटक बैंक तो वैसे ही प्राइवेट है ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ऐसे और भी बहुत सारी बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, इस तरीके से अलग अलग। तो ये हो गया हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक। ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक है।
ओबीसी नहीं, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखना, और दूसरा पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। वो भी तो था ना। ओबीसी जो था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ही, वो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर मर्ज कर दिए। क्या हो रहा है चैनल के अंदर? पब्लिक सेक्टर बैंक्स होगी। अब इसके बाद आ जाता है हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। क्या बोलते हैं हम लोग इन्हें? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स क्या होती हैं? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होती हैं तो जहां पर 51% से ज्यादा ओनरशिप, किसी प्राइवेट या इसको या ऐसे बोल दो या इसको उल्टा बोल दो कि वहां पर गवर्नमेंट की ओनरशिप 51% से कम होती है। 50% से कम होती है तो हम उसे क्या बोलेंगे? प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है। कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऐसे होते हैं विच आर कंप्लीटली ओन्ड बाय द प्राइवेट पीपल, कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक में डिफरेंस ये होता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है गवर्नमेंट ओनरशिप है, तो यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। अभी जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि पब्लिक सेक्टर एसबीआई वगैरह इतना अच्छा खासा सैलरी वगैरह देती है, क्यों देती है? पॉइंट समझो, 57% ओनरशिप गवर्नमेंट की है, लेकिन बाकी 43% प्राइवेट की है। अब प्राइवेट है ना, ऑब्वियसली बात है, प्राइवेट तो थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट का रहते हैं, लेकिन प्राइवेट है तो मतलब दे आर वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट। कभी आपने किसी पीओ वगैरह कोई आपका दोस्त होगा, भैया भाभी कोई तो होंगे, उनसे पूछना कि वहाँ पे काम कैसा होता है। तो कभी सुनाएंगे अपना दुखड़ा कि 8 बजे हम चेक इन करते हैं, मतलब अंदर जाते हैं बैंक में, और रात के 9 बजे 10 बजे तक, कभी कभी मार्च वगैरह में तो बहुत खतरनाक टाइम रहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम रहता है मार्च के टाइम में, रात के 9 10 बजे तक निकल रहे हैं। बैंक तो आपके लिए 4 बजे बंद, पॉइंट सुनो, बैंक आपके लिए 4 बजे बंद हो जाती है, लेकिन उनको है ना मंथली टारगेट भी मिलते हैं कि इतनी पॉलिसीज बेचनी है, इतना ये चीज़ बेचनी है। प्राइवेट वाला काम होता है। ठीक है, तो ये होगी हमारी पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक। क्लियर हो गया? प्राइवेट सेक्टर में तो खैर पूछो मत, उसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत काम है, पब्लिक सेक्टर में भी काम है। पब्लिक सेक्टर में थोड़ा कम है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि थोड़ा गवर्नमेंट का ओनरशिप होती है थोड़ा सा। लेकिन अब इसमें भी चल रहा है कि गवर्नमेंट बैंक को प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है, अब उनको भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए धीरे धीरे। मतलब भारत सरकार ऐसा कह रही है कि इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। फिर इसके बाद आ जाती है हमारी तीसरे नंबर पे इनको हम कहते हैं फॉरेन बैंक्स। फॉरेन विदेशी बैंक, ओवरसीज बैंक। फॉरेन बैंक्स में समझता हूँ। देखो पब्लिक सेक्टर बैंक समझ में आ गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक समझ में आ गया। फॉरेन बैंक्स में क्या होता है? देखो फॉरेन बैंक्स में क्या होता है, वो बैंक्स, फॉरेन बैंक्स होती है वो बैंक्स जिनका जो मेन हेडक्वार्टर है वो किसी दूसरी कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है जिसका नाम है सिटी बैंक, CIT है। मैंने सिटी बैंक का वो क्या कहते हैं उसको, कलेक्शन और वो रिकवरी डिपार्टमेंट में मैंने काम किया। ठीक है, तो एक सिटी बैंक करके है, सिटी बैंक का हेडक्वार्टर आई गेस न्यूयॉर्क में है। ये कुछ साल बहुत वो 2015 में कोरोना टाइम में बंद हो चुकी है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक सिटी बैंक है, सिटी बैंक का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क USA में है। ठीक है, लेकिन अब उस बैंक ने ना अपने ब्रांचेस खोल रखे हैं, मतलब दुनिया के कई देशों में। ठीक है, तो आपको इंडिया में कई शहरों में उसकी ब्रांचेस मिल जाएगी। अब आपको ध्यान देने वाली बात है, सिटी बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं कहलाएगी, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी प्राइवेट सेक्टर बैंक? क्योंकि वो उसका हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं, वो इंडिया की बैंक नहीं है, वो क्या है फॉरेन बैंक है। तो इसलिए हमने उसको अलग क्लासिफिकेशन दिया फॉरेन बैंक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, फॉरेन बैंक से क्या होता है, जैसे सिटी बैंक वगैरह होती है। अब पूछोगे सर फॉरेन बैंक खोली क्यों, जरूरत क्या थी फॉरेन बैंक खोलने? देखो होता क्या है ना कि कई लोग हैं हमारे इंडिया के लोग, वो बाहर भी काम कर रहे हैं, कई बाहर गोरे लोग इंडिया में भी काम कर रहे हैं। अरे गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ से लोग बाहर भी USA में भी काम कर रहे होंगे, यहाँ से लोग USA में भी काम करेंगे, USA के लोग इंडिया में भी काम करेंगे। अब उनको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, अब उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, वो SBI के अंदर तो जाएंगे नहीं। तो SBI के लिए बैंक अकाउंट खोलो, फिर वहाँ पे पैसा डालो, फिर ये ट्रांसफ़र करो, बहुत लंबा झंझट है। सेम प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर मतलब फॉरेन बैंक में क्या होता है, अगर आपका अकाउंट है, आप डायरेक्ट आपसे क्या करेंगे, आपका पैसा डायरेक्ट आपकी जो सिटी बैंक की ब्रांच है वहाँ पर भेज देंगे, वहाँ से काट लो, सिंपल घुमाओ, कैश भी लेने की ज़रूरत नहीं, डॉलर टू रुपये अपने आप कन्वर्जन हो जाएगा, बहुत स्मूथ काम हो जाएगा। वरना ऐसे जाओगे तो मतलब ये समझ लो कि अब जैसे इंडिया वगैरह में क्या होता है ना, फिर भी
काम जो वैसे कागजी काम होता है ना थोड़ी जल्दी हो जाते हैं। यूएस वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, प्रॉपर बिजनेस 7 दिन तक लगा देते हैं, जो काम यहाँ पे हो जाता है यहाँ पे तो फिर वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए इसके लिए फॉरेन बैंक्स जो थी वो इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट थी। अंडरस्टूड फॉरेन बैंक्स क्या होती है। फिर एक और बैंक क्लासिफिकेशन आ जाता है, उनको हम बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। क्या बोलते हैं हम लोग इन्हें? रीजनल रूरल बैंक। अब आप पूछोगे सर ये रीजनल रूरल बैंक या आरआरबीज क्या होती हैं? व्हाट आर दिस रीजनल रूरल बैंक्स? पब्लिक सेक्टर बैंक क्यों बनी? पब्लिक बनी थी उसके लिए, गवर्नमेंट को मतलब सारी पहले पब्लिक सेक्टर बैंक ही थी, मतलब शुरू में क्या था 97 पब्लिक सेक्टर बैंक जो गवर्नमेंट ओन करती थी। प्राइवेट सेक्टर बैंक बनी थी, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़े और थोड़ा कंपटीशन बढ़े, थोड़ा बेटर सर्विसेज प्रोवाइड हो। फिर फॉरेन बैंक्स बनी क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन हो गया, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं विदेशों से, उनके लिए फॉरेन बैंक्स। अब यहाँ पे मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी, गाँव के किसी दूर दराज एरिया में क्या प्राइवेट सेक्टर लोग अपनी बैंक खोलना चाहेंगे? क्या फॉरेन बैंक्स अपनी बैंक खोलना चाहेगी? वहाँ पे कौन से फॉरेनर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो फॉरेन बैंक भी वहाँ पे अपना बैंक नहीं खोलेगी, प्राइवेट सेक्टर भी खोल लेंगी, पब्लिक सेक्टर भी वहाँ पर अपनी बैंक खोलने से बचेगी। रीजन में समझ लो, इसका रीजन बताते हैं आपको। पब्लिक सेक्टर सर गवर्नमेंट ओन है फिर क्यों नहीं खोल रही? रीजन ये है कि वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं ना, मतलब जो पीओ वगैरह जो होते हैं, वो मना कर देते हैं कि मेरे को जो पोस्टिंग है ना, मेरे को शहर में ही पोस्टिंग चाहिए, गाँव में मेरे को पोस्टिंग नहीं चाहिए, जॉब छोड़ने की बात वगैरह कर देते हैं। तो वहाँ पे पीएसबी का मतलब थोड़ा मुश्किल बन जाता है वहाँ पे भी। अब इन्होंने क्या किया, 1976 में कमेटी बनी थी जिसको हम कहते हैं नरसिम्हन कमेटी। आरआरबीज का गठन कब हुआ था? 1976 में, थ्रू आरआरबी एक्ट 1976। आरआरबी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? आरआरबी एक्ट 1976 के तहत आरआरबी का एस्टेब्लिशमेंट आरआरबी एक्ट 1976 के तहत हुआ था। और जो कमेटी रिस्पॉन्सिबल थी उसको क्या कहते हैं? नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्ह देव, नरसिम्ह भगवान। अब ये जो आरआरबी जो थी ना, यहाँ पे क्या किया गया था, ये भी गवर्नमेंट ओन्ड है 100। आरआरबी की एक खास बात है, ये जितनी मैंने बैंक बताई ना, कोई भी मैंने बोला कि 100% तो शायद कोई होगी। पब्लिक सेक्टर बैंक में भी 100% कोई नहीं है अभी तक, कुछ ना कुछ पोर्शन ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर की है। आरआरबीज आर 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरआरबीज आर ओन्ड बाय 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन आ गया, फिर ये लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर बैंक मत खोलो, गांव में भी ऐसे गांव में बैंक खोलो जिसका कनेक्टिविटी बढ़िया हो, जहाँ पर लोग ज़्यादा हो। तो इसीलिए ये सारी की सारी बैंक गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं। यहाँ पर आरआरबी क्या कहते हैं, रीजनल, ये लोग गाँव में लोन पहुँचाते हैं। मतलब गाँव में नहीं बोलूँगा, रूरल एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ गाँव में थोड़ा अंतर है। रूरल एरिया मतलब काफ़ी बड़ा एरिया, वहाँ पर एक बैंक होगी, उसमें बहुत सारे गाँव आ जाएंगे, तो उनको अगर लोन चाहिए होगा तो वो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं लोन के लिए। अप टू दिस इज क्लियर। अब आ जाते हैं हम लोग कोऑपरेटिव बैंक में। कोऑपरेटिव बैंक जो होती है ना हमारी दो तरीके की होती हैं। एक होती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसको हम कहते हैं यूसीबी, और एक होती है हमारी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक्स हमारी दो तरीके की होती हैं, एक होती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एक होती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। बहुत सीधी सी बात है। अर्बन एरियाज में जो कोऑपरेटिव के थ्रू जो बैंक बनती है उसको बोलते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। एक सेकेंड, नॉट स्टेट, सॉरी रूरल कोऑपरेटिव। स्टेट कहाँ से बोलते हैं मैंने, वो इसी के अंदर आएगा, सॉरी इसके अंदर ही आएगा, मैं पहले बोल देता। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड यूसीबी आरसीबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, पहले मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक समझा रहा हूँ। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक्स होती हैं जो अर्बन एरियाज में भी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं ना जहाँ पर ना बैंक्स अपने ब्रांचेस खोलना पसंद नहीं करेंगी। क्या चीज़? जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे नोएडा में, आप ग्रेटर नोएडा साइड जाओगे ना, तो ग्रेटर नोएडा बुलंदशहर वाला जो एरिया ना, वो प्रॉपर गांव वाला एरिया, अगर आपको पता हो तो। उधर साइड से परी चौक तो फिर भी बेटर है,
परी चौक तो परी चौक से भी उधर थोड़ा। मैं उसके आगे की बात करूँ, परी चौक तो फिर भी बहुत बेटर है। परी चौक से जब आप थोड़ा सा और आगे जाओ ना, थोड़ा आपको वैसा एरिया में दिखेगा, और रात को जाने में तो वैसे गाँव है, एम से नाम है उसका कुछ। ठीक है। उधर साइड में जाओगे तो वहाँ पर ना आपको कोई प्रॉपर बैंक वगैरह नहीं दिखेगी। अब पॉइंट देखो, समझो, यो ना तो प्रॉपर रूरल एरियाज है ना प्रॉपर अर्बन एरियाज है। उन एरियाज के लिए क्या करते हैं ना, वहाँ पर कोऑपरेटिव एस्टैब्लिश होती हैं, उनको हम बोलते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अंडरस्टूड? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है? ठीक है। ये जो होता है ना, एक होता है आरबीआई का, एक होता है सुपरवाइज्ड, मतलब लिखो मत, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। आरबीआई का होता है ना सुपरवाइज एक्शन फ्रेमवर्क करके होता है, मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, कहीं धांधली तो नहीं चल रही, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है, उसके लिए होता है। ठीक है। लिखना नहीं लिखना आपकी मर्जी है भाई। नोट्स जो लिखे होंगे ना उसमें सब लिखा हुआ है, जो नोट्स है उसमें सब लिखा हुआ है। वो पता है, वो तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती है। बाउंस मार रहे हो तो ऐसे जंपिंग जीन थ्योरी नाम सुना है ना सर, वही वाला हाल था उसका मेरे साथ। एक काम करूँगा मैं अभी, जैसे ना फटाफट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो जैसे एक बार ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद ना मैं जो भी नोट्स होंगे ना उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में, मतलब यहाँ पे एक बार समझा दूँगा क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या इग्नोर करना है। पूरा कोर्स खत्म होने के बाद, मतलब इस चैप्टर के बाद कर लूँगा, एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर बता दूंगा, फिर दूसरा चैप्टर फटाफट थोड़ा कोशिश करेंगे ना। अब जैसे ये वाला चैप्टर है ना, इसको मतलब जो चैप्टर है ना ये वाले रिटन नोट्स वाले, इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, और बाकी ना फिर मैं बताता हूँ कि नोट्स में क्या क्या पढ़ना है, कि वो नोट्स भी अभी 2-3 नोट्स और हैं एटलीस्ट जो आपको समझाने के लिए, फटाफट बता दूंगा क्या क्या चीज़ पढ़नी है। ये आइडिया सही रहेगा? ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक समझ में आ गया। अब आता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। रूरल एरिया में तो वैसे भी बैंक नहीं है, ठीक है। रूरल एरियाज में जो कोऑपरेटिव एस्टैब्लिश होती हैं रूरल कोऑपरेटिव बैंक। अब रूरल कोऑपरेटिव बैंक भी 3 तरीके की होती हैं। अब ध्यान देना, सबसे लोएस्ट लेवल पे जो होती है उसको बोलते हैं पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। नोट डाउन कर लो प्लीज। आपने कहा ना पेंसिल छोड़ो, पेंसिल नहीं, मैंने बोला इसको मत लिखो ये ऐसे। अच्छा, ये तीनों नाम नीचे से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ तो ज़्यादा आसानी समझ में आएगा। अच्छा, एक मिनट। सबसे ग्रास रूट लेवल पे जो बैंक होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। मतलब ये जो होती है ना विलेज लेवल पे होती है। कहाँ पे होती है? जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। अब पैक्स की खास बात क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज की बात क्या है कि ये विलेज लेवल पे एक गांव में जो लोग मिलकर कोऑपरेटिव बनाते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। सिर्फ एक गांव की बात हुई, सबसे छोटा लेवल एक गांव। अब ध्यान देना, अगर बहुत सारे जो गांव हैं, अब जैसे जो पैक्स होंगे तो उनको ध्यान रखने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट पे भी एक बैंक होगी, कोऑपरेटिव बैंक। हर डिस्ट्रिक्ट पे क्या होगी? एक कोऑपरेटिव बैंक होगी, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ये इनका काम क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का काम होता है कि जितने भी पैक्स हैं, यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी विलेजेस हैं वो उनके अंदर पैक्स ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और उनको अगर पैसों की जरूरत पड़े तो डीसीसी भी लोन देगी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। क्लियर? अब सबसे ऊपर आ जाती है हमारी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मतलब वो बैंक जो स्टेट के लिए एक है, एक ही कोऑपरेटिव बैंक होगी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। यानी कि वो किसको ध्यान देगी? वो जितने भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगी। अप टू दिस इज क्लियर? कोई डाउट नहीं? क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग नॉन शेड्यूल बैंक्स में। कुछ नहीं है, बस इतना याद रखो, नॉन शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स होती हैं जो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर नहीं आती। इसके बस एग्जांपल नोट डाउन कर दो। सबसे पहला एग्जांपल आ जाता है हमारा लोकल एरिया बैंक। एक डायरेक्ट एग्जांपल अब इसमें ना ज्यादा कुछ पढ़ने को है ही नहीं भाई, जो सेकंड शेड्यूल में नहीं उसको नॉन शेड्यूल बोलेंगे। लोकल एरिया बैंक और सर सबसे पहला एग्जांपल लोकल एरिया बैंक, और कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स भी आ जाती हैं इसके अंदर। सम कोऑपरेटिव बैंक। हाँ, मतलब देखो बेसिकली ऐसे समझो कि आरबीआई ने कुछ आरबीआई की कुछ कंडीशंस होती हैं। सर ये जो ट्रायंगल बना है वो क्या है? वो एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम में जैसे मेंस एग्जाम होता है ना, तो मैं एग्जाम्पल बनाना होता है ना, तो ऐसे ट्रायंगल बनाता हूँ और फिर उसके अंदर ऐसे एग्जाम्पल लिखता हूँ। मतलब ये थोड़ा प्रेजेंटेशन स्किल है, थोड़ी आदत है मेरे को ऐसे लिखने की।
आप जब कॉपीज़ वगैरह देखोगे जो सेलेक्ट हो चुका है वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। अब देखेंगे नहीं, हम कॉपी करेंगे सीधा। क्या करूँ, फिर बादल बनाऊँ? देखो कोई जो चीज़ सब लोग कर रहे हैं ना तो उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। हट के करो। नहीं, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं, उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो उसके अंदर। आप तो वही बोल रहे हैं कि जरूरी है तुम ट्राई में ही बनाओ। मैं बोल रहा हूँ बादल बना अबे देंगे। एक लिख के सर्कल बना दो। नहीं सर्कल तो मत बनाओ, पर हाँ ऐसे कर सकते हो आप। बट ये थोड़ा डिफरेंस क्या था सर? वो ऐसे जा रहा था ना, ट्रायंगल था, राइट एंगल, वो राइट एंगल ट्रायंगल था, ये आइसोसेलेस, हाँ तो आइसोसेलेस बना दो। मतलब ये ट्रायंगल वाला फंडा है ना, थोड़ा वर्क कर रहा है तो इसीलिए सब लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है, तो लोकल एरिया बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स क्या होते हैं? मतलब लोकल एरिया बैंक कोऑपरेटिव टाइप बैंक्स ही होते हैं लोकल एरिया बैंक। मतलब इनको बोलते हैं अंग्रेजी में लैंड बैंक, लैंड बैंक भी बोल सकते हैं। लोकल एरिया बैंक मतलब किसी को लैंड जमीन चाहिए तो उसके लिए बैंक होती है। बस यही डिफरेंस है कि ये सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर नहीं आते। उसी तरीके से कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स में, ये नहीं कह रहा सारी, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर नहीं आएगी, यानी कि इनके अंदर नहीं आ रही, तो वो होती है हमारी नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। अप टू दिस इज क्लियर? ओके, अब आ जाते हैं हम लोग डेवलपमेंट बैंक्स की तरफ। यहाँ पे खत्म डेवलपमेंट बैंक्स। समोसे बन रहे हैं क्या आसपास? यहाँ पे नीचे है कचौड़ियाँ सर, कचौड़ियों की हाँ कचौड़ियाँ ही शायद वही लग रहा है। कचौरी समोसे सब बनते हैं जो आपको आएगा। बहुत टेस्टी होते हैं। ओके, फिर आते हैं हमारे डेवलपमेंट बैंक्स। अब डेवलपमेंट बैंक्स मैंने आपको बताया था, डेवलपमेंट बैंक्स क्या होती है? गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट के लिए, खत्म। बस Only for government, State government. and sometime businessmen. स्टेट गवर्नमेंट का अब देखो डेवलपमेंट बैंक से ना ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। बिजनेसमैन भी भूल जाने को बोला था। अब देखो डेवलपमेंट बैंक के अंदर जो होता है ना उसका कोई क्लासिफिकेशन ऐसा सच नहीं है डेवलपमेंट बैंक का। बस याद रखो इंडिया के अंदर जो बैंक्स होते हैं डेवलपमेंट बैंक्स, उनको हम कहते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑल इंडिया मतलब गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट बैंक होती है, गवर्नमेंट ओन डेवलपमेंट बैंक्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, AIFI। गवर्नमेंट की जो डेवलपमेंट बैंक होती है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे नोट डाउन करना है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सी होती है। सबसे पहली ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो है हमारी नाबार्ड। सुना है बहुत अच्छे से सुना पॉलिटिक्स में। अरे भाई उसमें सुना है, सिविक इकोनॉमिक्स पढ़ी है 9th 10th की। हाँ पॉलिटिक्स में ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारी सबसे पहली ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले के, बट मैं फ्री बता रहा हूँ जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे उस हिसाब से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाबार्ड के बारे में। मतलब ये समझो नाबार्ड क्या है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बस ये नोट डाउन कर लो, 1982 में इसका गठन हुआ था। नाबार्ड की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1982 में। अब नाबार्ड का काम क्या होता है? देखो अब जैसे रूरल एरियाज हो गए, अब रूरल एरियाज में भी ना छोटे मोटे लोन वगैरह चाहिए तो उसके लिए कोऑपरेटिव बैंक्स है ही। और कोऑपरेटिव बैंक से दिक्कत है, अगर कोऑपरेटिव बैंक को भी पैसे चाहिए तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, इनको भी अगर पैसे चाहिए तो RRBs तो हैं। ठीक, मतलब वैसे इनसे लोन, इनका काम वैसे ज़्यादा पैसे वैसे देने का नहीं होता है, बस ध्यान रखने का होता है कि काम ढंग से हो रहा है। पैसा वगैरह तो RRBs प्रोवाइड करती हैं। अब नाबार्ड क्या होती है ना, अब जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेट्स सपोज एग्रीकल्चर में कोई रिवोल्यूशन ही लाना है। मैं सपोज एक एरिया पूरा गांव है, मतलब 300-400 गांव है एक एरिया गांव, उसमें अब उन सब एरियाज में ना बहुत सोलर पैनल लगवाने हैं, बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल लगवाने हैं, सोलर पंप वगैरह लगवाने हैं, और बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह करना है, बहुत पैसा लगेगा उसमें। मतलब मान लो 200-250 करोड़ रुपए लगेंगे। उसके लिए लोन कौन देगा? नाबार्ड। और नाबार्ड किसके अंदर, नाबार्ड जो लोन देता है उसको जिसके अंदर लेता है ना, इसका एक फंड है RIDF फंड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये नाबार्ड के अंदर ही आता है। नाबार्ड क्या कहते हैं? RIDF फंड करके होता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इस
नाबार्ड का एक फंड होता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इस फंड के तहत देते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में, जितना ज़्यादा अच्छे से हो सकता है मैं प्रॉपर समझा रहा हूँ, इससे बात तो इससे ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी जो दूसरी बड़ी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है सिडबी। एक और चीज़ याद रखना, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। फिर आ जाता है हमारा सिडबी। सिडबी का गठन कब हुआ था? 1990 में। सिडबी पे आ जाते हैं। सिडबी क्या है? हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी क्या है हमारी? सिडबी के फुल फॉर्म है हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का जो कैपिटल है लखनऊ, वहां पर है, ठीक है। अब सिडबी पूछोगे सर सिडबी का काम क्या होता है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए पैसा प्रोवाइड करना, मतलब स्मॉल इंडस्ट्री देखो, अब जैसे जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होती हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, इनको कोई बहुत बड़ा कोई चेंज लाना है या फिर बहुत ज़्यादा सबको काम वगैरह देना है, या मतलब बहुत बड़ा कोई लोन चाहिए होता है, तो उस लोन को देने का काम करती है हमारी सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एक और नया वाला इंस्टीट्यूशन आया जिसको बोलते हैं नाबफिड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। बस इतना याद रखना, ये 2021 में इसका गठन हुआ। अभी इसका हेडक्वार्टर वगैरह कुछ तय नहीं है, बट 2021 में इसका, फिर भी कहाँ सोच रहे हैं हेडक्वार्टर? इतना तो मुझे नहीं पता, बट 2021 में इसका गठन हुआ था, नैफिड एक्ट 2021। मतलब जो है ना कि जो बाकी एजेंसीज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि व्हाट वी कॉल एज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर या ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए हमने नैफिड का गठन किया है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसके बाद जो आ जाता है हमारा, फिर आता है हमारा एग्जिम बैंक। पांच है। एग्जिम बैंक क्या हमारी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे, अब लेट्स सपोज इंडिया से कोई शिप है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा सामान वगैरह एक्सपोर्ट करना है। अब वो जाएगा अफ्रीका से होते हुए अमेरिका की तरफ। वहाँ पे ना एक जगह पड़ती है, मतलब यमन करके एक देश पड़ता है, इधर मैप पे देखोगे तो यहाँ पे ओमान के नीचे है ना यमन, उधर साइड से जाएंगे तो यहाँ पे और एक और देश पड़ता है सोमालिया, और एक और देश पड़ता है इधर नीचे सोमालिया, यमन के नीचे इथोपिया के बगल में सोमालिया, ठीक है। सोमालिया में रहते हैं सोमालिया जो यहाँ पे इस वाले एरिया में रहते हैं सोमालियन पायरेट्स मतलब क्या होता है कि जैसे कोई शिप जा रही है तो उस पर लुटेरे होते हैं, लूट पाट कर देते हैं, सामान वगैरह चोरी कर वगैरह करना, ये चीज़ बहुत कॉमन रहती है। यमन पे जो होते हैं वहाँ पे भी जो लोग होते हैं वो हमला वगैरह कर देते हैं, जो अमेरिका के लिए जो शिप जा रही होती है उन पर हमला कर देते हैं, नफरत करते हैं अमेरिका से, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये जो शिप्स वगैरह होती है इनमें क्या होता है कि जो मालवाहक जो सामान जो जा रहा है तो वो ना डरते हैं कि नहीं हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, डर रहेगा, तो गवर्नमेंट कहती है हम आपके माल की पूरी जिम्मेदारी लेंगे, अगर चोरी हो गया, डकैती होगी, हम आपको पैसा देंगे। आई गेटिंग पॉइंट। अब देखना, इस चीज़ के लिए जो है पैसा वगैरह देने का जो काम होता है, यानी कि डेवलपमेंट उसके लिए होता है हमारा एग्जिम बैंक। ये 1955 में शायद इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर तो मुझे नहीं पता, हेडक्वार्टर शायद मुंबई में है। फिर आता है हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक। एग्जिम बैंक हेडक्वार्टर मुंबई 1982। सॉरी 1982। फिर आता है हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक। अब नेशनल हाउसिंग बैंक का क्या होता है? देखो, नेशनल हाउसिंग बैंक मतलब अब जैसे रियल एस्टेट वगैरह होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स खोलने हैं या फिर कोई नया शहर ही बसाना है, नया एकदम रियल एस्टेट है, तो उसके लिए जो पैसा दिया जाता है वो दिया जाता है नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा।
1988 में स्टैब्लिश हुआ था। नेशनल हाउसिंग बैंक, ओके। हेडक्वार्टर कहाँ पे बता दो? न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में। अप टू दिस इज क्लियर। ये रहा हमारा टोटल बैंक क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद है ना, कभी भी बैंक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए वो गलत नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? कि वो अगर आपसे मेंस एग्जाम में पूछ ले व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक्स, What are the types of bank? 3 types of bank according to RBI: scheduled, non-scheduled और developed। और schedule में 2 टाइप होते हैं, कमर्शियल और कॉर्पोरेटिव। ये डायग्राम है ना, ये बना देना पूरे पेज में। थोड़ा मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह देके डायग्राम बना देना और फिर समझा देना क्या क्या है, कौन सा है, मोर देन सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। आई एम जस्ट कमिंग, एक मिनट। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स हमने कंप्लीट कर लिया था। अब है ना हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बैंक्स की हिस्ट्री वगैरह जान लेते हैं। कुछ बेसिक फैक्ट्स दैट इज रिलेटेड टू नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, यानी कि बैंक्स का नेशनलाइजेशन कैसे हुआ था। अब जब आप शुरू में सुनोगे तो पहले कोई भी बैंक है ना, व्हाट वी कॉल्ड एज गवर्नमेंट बैंक होती ही नहीं थी। आज़ादी से पहले सब प्राइवेट होती थी, ठीक है। बस एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी, वो भी सुपरवाइज करने के लिए थी गवर्नमेंट की, बाकी ठीक है। और मतलब गवर्नमेंट भी थी, कुछ बैंक्स थी। अब देखो पहले समझो कि हुआ क्या था। पहले क्या होता था कि जो फटाफट देख लीजिए आप इसको। पहले क्या होता था, जो हमारी व्हाट वी कॉल्ड एज जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो लोग वगैरह आते थे, जो पैसे वगैरह लेते थे, तो वो क्या करते थे, पैसे लेके बाहर जाते थे। अब उनको क्या होता है ना, रिस्क होता था। अब इतना सारा पैसा लेके इंग्लैंड जाना, बीच में चोरी होगी, चकारी होगी, डकैती होगी, भाई इतनी बड़ी मुश्किल से तो लूटा है, अब उससे भी कोई लूट ले तो अच्छा थोड़ी लगेगा, चोर के पास से चोरी। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया ना, उन्होंने कहा कि यार पैसे को सुरक्षा रखने के लिए ना, पैसे को सुरक्षित रखने के लिए, अब पैसा तो आ ही रहा है, पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा पैसा था इंडिया के पास, ठीक है। अब पैसा तो आ ही रहा है, 50-30 ट्रिलियन डॉलर बताते हैं कि इतना पैसा इन्होंने लूटा था। हमारी जीडीपी का 6 गुना ज़्यादा, अभी जो जीडीपी है उसका 6 गुना ज़्यादा, 30 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। और कहाँ होता था वो पैसा, हमको होता था। हाँ, मतलब इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट इकॉनमी होती, फर्स्ट या सेकंड पे। चाइना को तो आराम से पछाड़ देते हैं, अरे कोई नहीं होता हमारे सामने, हम ठीक है। हम कंट्रीज को लोन दे लोग बैठे। अब देखो हुआ क्या कि अलग अलग उन्होंने कहा बैंक्स वगैरह का गठन करते हैं, बैंक्स वगैरह बनाएंगे। बैंक्स का काम क्या होता था कि वो जो बैंक्स है लोग उसमें पैसा इकट्ठा करते थे। बेसिकली बैंक्स जो बने थे पैसा सेव मतलब सुरक्षित रखने के लिए। अब पैसे सुरक्षित रखें, उन्होंने क्या किया कि पैसे सुरक्षित है, हम उस पर क्या करेंगे, एक जब से आप वो पैसा जो है उस पैसे को वो किसी और को लोन पे दे रहे हैं, किसी को लोन चाहिए तो लोन ले लो और पैसा सेव करते हैं। अब वो धीरे धीरे करके वो बनने स्टार्ट हो गए।
अब है ना शुरुआत में क्या हुआ कि जो कुछ रीजन थे, 7 रीजन थे बेसिकली, मैं आपको बस बेसिक्स समझा रहा हूँ। 7 रीजन, जैसे बंगाल हो गया, मैसूर मतलब केरला और कर्नाटका का जो वो रीजन है, मैसूर हो गया, सौराष्ट्र गुजरात का वाला रीजन है, और व्हाट वी कॉल्ड एज हमारा नॉर्थ इंडिया का यूपी वाला रीजन, अलग अलग जो है ना, और इवन मद्रास वगैरह, ये अलग अलग रीजन थे ना। तो इन सब बैंक्स को ना, इनको ध्यान रखने के लिए कॉमन बैंक बनाई गई, यानी कि वहाँ पे जितनी बैंक्स थे ना, जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, उनको कवर मतलब क्या किया, मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो उनको बोला जाता था कि व्हाट वी कॉल्ड एज की स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। मैसूर में जितनी बैंक है उसको एक ध्यान रखेगी, एक स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। मद्रास में जितनी बैंक्स होंगी, मद्रास मतलब तमिलनाडु वाले रीजन में जितनी बैंक होगी, उसका ध्यान कौन रखेगा, स्टेट बैंक ऑफ मद्रास। फिर उसी तरीके से हमारे क्या नाम है, बंगाल में जितनी बैंक्स होंगी, कौन ध्यान रखेगी, स्टेट बैंक ऑफ। और जो हमारा ये वाला जो रीजन है, सौराष्ट्र गुजरात वाला रीजन, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र बोलते थे, ठीक है। और बॉम्बे वाला जो रीजन था, स्टेट बैंक ऑफ बॉम्बे मतलब पूरा महाराष्ट्र वाला रीजन। तो इस तरीके से 7 बैंक हुआ करती थी। अब ये 7 बैंक जो होती थी ना, अब इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, 7 बैंक वाला सिस्टम, ये गवर्नमेंट है, ये जो है 7 बैंक, ये गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट भी क्या बोले कि ध्यान रखने के लिए कि काम हो रहा है कि नहीं, बस इतना ही काम होता था, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े, ये हुआ, तो अब इन्होंने कहा कि इन बैंक्स में भी अलग अलग करप्शन होने स्टार्ट हो गए थे। इन बैंक्स में भी क्या होने स्टार्ट हो गए थे, करप्शन। अब इस करप्शन को रोकने के लिए हम लोग कि सिर्फ ये तो अलग अलग रीजन में हमने डिवाइड कर दिया, हमें एक प्रॉपर बैंक भी चाहिए। क्या चाहिए, हमें एक प्रॉपर बैंक भी चाहिए जो इन सब पे ध्यान रखे। तो उसको हमने नाम दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1934 में इसका गठन हुआ था, 1935 में, 1935 में, ठीक है। अब ये चल ही रहा था। तो वैसे अभी देखने को तो आप कहोगे सर गवर्नमेंट बैंक है, लेकिन गवर्नमेंट बैंक वो सिर्फ सुपरवाइज करने के लिए, आरबीआई और स्टेट बैंक ऑफ अलग अलग जगह की। जब हमें आज़ादी मिली तो हमने क्या किया, जितनी भी स्टेट बैंक थी, अब इन्होंने कहा गवर्नमेंट, अब ये प्राइवेट सेक्टर एक तरह प्राइवेट बैंक ही है, अब उन्होंने कहा जितनी भी बैंक है ना, इन सबको हमने मर्ज कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ मद्रास, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, इन सबको मर्ज करके जो हमारे पास बैंक निकल के आई, उसको हमने नाम दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया मतलब जो सब बैंक्स को मर्ज कर दिया था आज़ादी से पहले, वो सारी स्टेट बैंक जो थी उन सबको मर्ज करके इंपीरियल बैंक बना, जो स्टेट बैंक थी उन सबको मर्ज करके हमने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया था, ठीक है। और फिर 1955 में हुआ था। कब हुआ था, 1955 में। बाद में ही इसका नाम चेंज करके हमने रख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब समझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितनी इंपॉर्टेंस है। जो हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसकी हिस्ट्री है। अभी ये तो सिर्फ पहला फेज था। क्या था, अभी तो ये सिर्फ पहला फेज था बैंक को नेशनलाइज करने का। दिस इज जस्ट द फर्स्ट फेज टू नेशनलाइज द बैंक्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बैंक को हमें थोड़ा और नेशनलाइज करना पड़ेगा। 1955, ठीक है। अब देखो हुआ क्या ना कि बैंक्स में करप्शन, अब देखो बैंक्स में एक तो हो गया था करप्शन, तो चलो ठीक है फिर भी कम हो गया, लेकिन अब ये बैंक भी ना एक हरकतें कर रहे थे। क्या हरकतें, मतलब प्राइवेट बैंक्स जो है ना वो लोन, चलो ठीक है, रूल सबसे पहले तो रूरल एरियाज में बनाएंगे नहीं ब्रांच। प्राइवेट बैंक्स होते हैं रूरल एरियाज में, बैंक बनाते ही नहीं थे, गाँव में होती ही नहीं थी, सिर्फ शहरों में ही। और शहरों में भी, और लोन भी अगर थोड़ी बहुत होगी ना, शहरों में भी लोन देंगे। शहरों में भी लोन उसी को मिलेगा जो अमीर होगा, गरीब व्यक्ति वगैरह उसको लोन देते ही नहीं थे। अब इन्होंने कहा कि यार ऐसे चलेगा तो प्राइवेट बैंक तो फिर अपनी मनमानी करे, फिर तो फायदा नहीं पड़े। तो इन्होंने कहा कि अब प्राइवेट बैंक्स को हटाओ, अब इनको हम नेशनलाइज करेंगे। तो सबसे पहला नेशनलाइजेशन, अब इसको नोट डाउन कर लेना, सबसे पहला नेशनलाइजेशन हुआ था 1969, इंदिरा गांधी के समय में। 1969 में सबसे पहला नेशनलाइजेशन हुआ था। और उस समय क्या था, 14 बैंक, 14 मेजर बैंक्स, इनको हमने क्या कर दिया था, मेजर बैंक्स मतलब बड़ी वाली, उस समय की जो 14 बड़ी बड़ी बैंक्स होती थी प्राइवेट, उनको हमने नेशनलाइज कर दिया। और फिर सेम 1980 में जब दोबारा इंदिरा गांधी जीत के आई थी, 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा जीत के आई थी, तो इन्होंने 6 फिर से बैंक को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। पहले 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था और अब कितना कर दिया, 6 बैंक्स को। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहला नेशनलाइजेशन कब हुआ था, कब हुआ था, 1969, और दूसरा 1980, ठीक है। तो पहले 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया था, फिर 1980s को 80। अब आ जाते हैं कि क्या क्या रीजंस थे बैंक को नेशनलाइज करने के। व्हाट वर द रीजंस टू नेशनलाइज द बैंक्स।
सबसे पहला रीजन था हमारा टू ब्रेक ओनरशिप, लिखवा दूं या बोल दूं? मर्जी आपकी। टू ब्रेक ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ बैंक बाय फ्यू बिजनेसमैन। यानी कि पहले क्या होता था, कुछ बिजनेसमैन जो लोग हैं, कंट्रोल बाय फ्यू बिजनेसमैन, यानी कि कुछ जो अमीर लोग हैं, जो कुछ अमीर बिजनेसमैन हैं, वही कंट्रोल करते थे बैंक्स को, किसको कितना पैसा प्रोवाइड करना है, क्या चीज़ करनी है, वो सारा का सारा कौन करता था? मतलब बिजनेसमैन ही कंट्रोल कर रहे थे कि भाई इसको लोन देना है, इसको लोन नहीं देना है। पैसा था उस टाइम पे, तो वही कंट्रोल। उन्हीं का पैसा था, सारा कैपिटल उन्हीं का था। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा रीजन था कि बैंक्स इनटू पार्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग। यानी कि क्या था कि हमें सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग को बढ़ावा देना था। सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब कि लोगों के बारे में सोचना। अब जब लोगों को लोन मिलेगा, लॉजिकल सी बात है, जब गरीब लोगों को लोन मिलेगा तो उस लोन से वो अपना कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। और इसमें दिक्कत पता है क्या थी? उसमें दिक्कत एक और ये थी, इसमें दिक्कत ये, ओके, ठीक है। अब देखो सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग क्या था कि अब जैसे पहले अगर गरीब व्यक्ति को लोन मिलेगा तो उसे वो अपना डेवलपमेंट के लिए काम कर सकता है। एक और दिक्कत ये थी, अब ये जो लोन वगैरह जब इसे बैंक से नहीं मिलता था ना, बैंक्स क्या हुआ, एक तरीके से प्रॉपर इंस्टीट्यूशन हुआ, वो मनीदार क्या कहते हैं, मनी लेंडर से लोन लेते थे, जमींदार मनी लेंडर। अब ये लोग बहुत इंटरेस्ट हाई चार्ज करते हैं, 10-10% इंटरेस्ट, 20-20% इंटरेस्ट 6-6 महीने के लिए, बहुत ज़्यादा होते थे। और नहीं पे पर का होगा तो ज़मीन को कब्जा कर लेते थे, बंधुआ मजदूर बना दिया। तो इसलिए क्या किया कि हमने सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत हमने क्या किया, बैंक्स को हमने प्रमोट किया कि अगर बैंक्स वगैरह आएंगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा इनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तीसरा रीजन हमारा हो गया एक्सटेंड क्रेडिट टू रूरल अनबैंक एरियाज। एक्सटेंड क्रेडिट टू रूरल एंड अनबैंक्ड एरियाज, यानी कि रूरल एरियाज और वो एरियाज जहाँ पर बैंकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये हमारा लक्ष्य था। और लास्ट में क्या था, मोबिलाइज सेविंग्स, यानी कि आपका जो पैसा, आपकी जो सेविंग्स जो बची हुई है, उस सेविंग्स को हमें क्या करना है, मोबिलाइज करना है। मोबिलाइज करने से क्या मतलब है, उसको मतलब उसको स्टेबल नहीं रखना, उसको रोक के नहीं रखना, उसको फ्लो करते रहना। हाँ, फ्लो करते रहना है। मनी फ्लो करेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा। ये अप टू दिस इज क्लियर? ठीक है। इसके बाद अब जैसे बैंक्स वगैरह जो काम कर रही थी, ठीक कर रही थी, 1991 में हमने एक नरसिम्हन कमेटी का गठन किया। अब याद रखना, ये वाली नरसिम्हन अलग है, वो वाले नरसिम्हन अलग थे। आरआरबी एक्ट में बताया था 1976। हाँ, वैसे मेरे हिसाब से चलो ठीक है, 1991 में एक नरसिम्हन कमेटी का गठन किया गया था। अब उन्होंने बोला ना, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, जल्दी जल्दी देखते हैं। अब तक हमने क्या किया था, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक को हम नेशनलाइज करते जा रहे थे। क्या कर रहे थे हम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक को हम नेशनलाइज करते जा रहे थे। अब यहाँ पे एक बात हुई, अब जैसे बैंक को हम बहुत ज़्यादा नेशनलाइज कर रहे थे तो उससे दिक्कत बन रही थी। 1991 में हमारे पास हुआ था एक, जिसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। याद है आपको? एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी तो याद होगा। देखो 1990 के टाइम पे क्या हुआ था, हमारे ना जो फॉरेक्स रिजर्व थे, हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो सिर्फ और सिर्फ 14 डेज के लिए बचे थे। अगर हमारे बिल्कुल फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, हम बिल्कुल देखो अगर हमारे फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल खत्म हो जाएंगे तो हम लोग बाहर की इकोनॉमी पे बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे यूएस डॉलर है, अब यूएस डॉलर एकदम से बढ़ जाएगा तो हमारा बहुत ज़्यादा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व रहेंगे तो हमारा क्या है, एटलीस्ट एक लेवल मेंटेन रहेगा, ना उससे ज़्यादा जाएगा ना उससे कम जाएगा। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मार्केट को खोलना है, सबको ओपन करना है। तो उन्होंने कहा कि अब जब सब चीज़ें ओपन की जा रही है तो बैंक्स को भी क्यों हम बंद कर रखें, बैंक से क्यों नेशनलाइज करें। नरसिम्हन कमेटी ने बोला कि बैंक को प्राइवेटाइज करो, अगर आप डेवलपमेंट चाह रहे हो इंडिया की तो बैंक को प्राइवेटाइज करो। उनको बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं ना कि बांध के रखने में कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज़, आपने चलो ठीक है बैंक को प्राइवेटाइज कर दिया, इसके बाद एसएलआर और सीआरआर को कम करो। इतने बड़े ज़्यादा क्यों कर रखे आपने, सीआरआर एसएलआर इतना क्यों बढ़ा रखा है। याद आ रहा है मैंने बताया था जब सीआरआर एसएलआर कितना % था, क्या था,
रिड्यूस CRR और SLR, मतलब CRR और SLR को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो ये था हमारा नरसिम्हन कमेटी के मेजर रिकमेंडेशन। बाकी तो और भी थे, वो उतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, मेन यही दो थे कि प्राइवेटाइज करना है, CRR SLR को कम करना है। ठीक है, अब लोग आएंगे कुछ बैंक्स की जो टाइप्स जो हमने देखी थी वो था RBI के क्लासिफिकेशन। बाकी कुछ बैंक्स और भी होती हैं जो बैंक के क्लासिफिकेशन में प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाती, मतलब जो RBI की क्लासिफिकेशन हो तो उनको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब इसके बाद है ना हम RBI की जो बाकी क्लासिफिकेशन है हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, कि और कौन सी बैंक्स होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कोऑपरेटिव बैंक्स क्लासिफिकेशन, बट उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स के बाद शैडो बैंक्स क्या होती हैं, यूनिवर्सल बैंक्स क्या होती हैं, डिफरेंशिएटेड बैंक्स क्या होती हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होती हैं, पेमेंट बैंक क्या होती है। पेमेंट बैंक तो सुना होगा व्हाट इज पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक, मुद्रा बैंक, और फिर कुछ बैंक से रिलेटेड टर्म्स होती हैं। तो विद दिस वी विल ट्राई टू कंप्लीट द नेक्स्ट, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन होगा, इन सब पोर्शंस के साथ हम लोग आगे वाली क्लास में ये सारी पोर्शंस को कवर करेंगे। ठीक है, सो बिफोर एंडिंग दिस क्लास, इस क्लास को खत्म करने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, इसको कौन निकालता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन तो सुन लेते, सही है, सही है, यू राइट, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, इफ RBI अडॉप्ट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, if RBI adopts expansionary monetary policy, what would it not, मतलब RBI को क्या नहीं करना चाहिए? पहली, कट एंड ऑप्टिमाइज SLR, यानी कि SLR को कम करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो SLR को कट करना चाहिए। दूसरा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को बढ़ा देना चाहिए, या फिर बैंक रेट और रेपो रेट को कम कर देना चाहिए। मॉनेटरी वाला था ना, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मनी सप्लाई को बढ़ाती है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि मनी सप्लाई को हमें मनी सप्लाई को कम करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर द क्लास। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी जो बैंकिंग टाइप है उसको फटाफट खत्म करेंगे, और इस हफ्ते से पहले हम लोग जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ओपन इकोनॉमी, अब इसके बाद ना जो ये मनी बैंकिंग वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर तो ज़्यादा बड़े है नहीं, फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो आगे वाले जो पोर्शन है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर द क्लास, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।